आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करवाने के उद्देश्य से मॉडल प्रश्न पत्र 1 को हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, विभाग ने ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, तो उसको बेस मानते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से अंक लाने के लिए, तैयारी करवाने के लिए आपको गणित विषय से संबंधित अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। उनमें से हम इस वीडियो में पहला मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आप मेरे द्वारा जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र आपको भेजे जा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, उनको आप अच्छे से अभ्यास कर लेना। पिछली बार भी मैंने जो मॉडल प्रश्न पत्र सोल्व करवाए थे उसमें से काफी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आए थे, तो आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करना। वैसे भी मॉडल प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड के एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होता है उसका नमूना होता है, इसलिए आप अगर मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अपनी वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करते हैं तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। और मॉडल प्रश्न पत्र से तैयारी करने के बाद आपको यह आइडिया लग जाता है कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आएगा, कितने समय में आप पूरे प्रश्न पत्र को हल कर पा रहे हो और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसी का ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मार्च में बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 6 मार्च से, और उसमें से जो गणित विषय का एग्जाम है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक मॉडल प्रश्न पत्र की तैयारी करवाऊंगा, तो आप एक एक करके सारे वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको सभी प्रकार के पीडीएफ फाइल, वीडियो के लिंक या बाकी जो सामग्री है अध्ययन से संबंधित वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हम बात कर लेते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 1 के बारे में। 3.25 घंटे का पेपर होता है, आपको पता ही है ये, और 80 अंकों का कुल प्रश्न पत्र आता है। सबसे पहले आपने ये कार्य करना है कि जो भी आपका प्रश्न पत्र है, चाहे वो किसी भी विषय का है, उसके ऊपर नामांक अर्थात रोल नंबर लिखने का एक कॉलम बना होता है। उस पर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, और उसके बाद कुछ निर्देश हैं, इन्हें आपको जरूर पढ़ना है। मैं आपके लिए यहाँ पर निर्देश पढ़ देता हूँ। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। अगला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है। देखो क्या लिखा हुआ है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इनके आंतरिक खंड है। आंतरिक खंड का मतलब एक ही प्रश्न में काफी सारे प्रश्न आ जाते हैं। पहले प्रश्न में अबैध वाले प्रश्न में कुल 18 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में 18 भाग हैं। इसी तरह से दूसरे प्रश्न के कुल 6 भाग हैं रिक्त स्थान वाले, और तीसरा जो प्रश्न होगा अति लघुतरात्मक टाइप का, उसमें कुल 12 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 प्रश्नों में आंतरिक खंड है, तो आप इन सभी तीनों प्रश्नों को एक साथ करोगे। पहला प्रश्न जब आपने स्टार्ट कर लिया तो उसके सभी 18 प्रश्न जो है ना वो एक साथ ही करोगे। तब तक आप अगला प्रश्न स्टार्ट नहीं करोगे जब तक कि 18 क्वेश्चन पूरे ना हो जाए। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, तो इनके उत्तर भी एक साथ लिखोगे। और तीसरा प्रश्न जिसमें 12 प्रश्न होंगे उसके उत्तर भी एक साथ लिखोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर निर्देश है, इसको ध्यान से समझना। आगे है प्रश्न, नेक्स्ट जो है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना है आपने। प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार का रफ कार्य न करें। प्रश्न पत्र के ऊपर नहीं करना रफ कार्य। रफ कार्य के लिए उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों का उपयोग करें। जो अंतिम जो पृष्ठ होते हैं ना आपकी उत्तर पुस्तिका के, उनके ऊपर आपने रफ कार्य करना है। तो ये कुछ निर्देश थे। अब हम प्रश्न पत्र को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका खंड ए करते हैं। खंड ए जिसमें प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये खंड, जिसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पिक प्रश्न यानी अबैध वाले प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपको आपके कोष्टक में जो आंसर लिखना है इनका सभी का। पहला प्रश्न है, 324 के अभाज्य गुणनखंडों का घातीय रूप है। 324 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उसका घातीय रूप हमें बताना है। इनमें से कौन से वाला सही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, इनका गुणा करके देख लो उतनी घात के हिसाब से 324 किसका आता है आंसर, वो चेक कर सकते हो ऑप्शन से। दूसरा मेथड ये है कि आप जब 324 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या इसका आंसर आता है। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। तो जैसे अपने 324 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 324 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 324 में 2 का भाग जाएगा, तो कितना बच जाएगा 162। 162 में भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देने पर 81 आएगा। 81 में 3 का भाग देंगे तो 27 आएगा। 27 में भी 3 का भाग जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया, और 3 में 3 का भाग दिया 1 आ गया। तो इस तरह से जो 324 है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है, 2 2 बार आया हुआ है, तो 2 की घात 2, और 3 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार, तो 3 की घात 4। ये हमारा इसका सही उत्तर होना चाहिए। इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन देखो, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, तो सही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके।
आगे है इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इस वाले बहुपद का बताना है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः में आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये हमें बहुपद दिया हुआ है। शून्यकों का जो योग होता है ना वो कितना होता है, उसका एक सूत्र होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अगर आपको नॉलेज में है तो इसका आंसर होता है सी बटा ए। अब ये ए बी सी क्या है, तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ना वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखे हुए हैं, हमें इस बहुपद के अकॉर्डिंग आंसर तैयार करने हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी मान होता है वो ए होता है, तो यहाँ कितना है, एक है, ए का मान क्या है, एक। बी क्या होगा, जो एक्स के गुणा में होगा वो बी होगा, तो एक्स के गुणा में माइनस का 3 है। और सी क्या होगा, जो अचर पद होगा, अचर पद कितना है, 4। तो यहां से अब हम यहाँ पर मान रखेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान, तीनों मान हमें पता है। तो यहां पर हम रखेंगे पहले योग वाले सूत्र में माइनस ये वाला, फिर बी का मान खुद माइनस में है तो माइनस का 3 और बटा में ए का मान 1, माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो 3 बटा 1 यानी 3 आ जाएगा। और गुणनफल में शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, सी का मान 4 बटा में ए का मान 1, 4 बटा 1 यानी 4। तो योग तो आ गया 3 और गुणनफल आ गया 4, तो उत्तर आ गया 3,4। 4 ऑप्शन में से 3,4 द ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो द ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आगे इसके बाद थर्ड पार्ट इसका तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 8 तथा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के हलों की संख्या होगी। इन 4 ऑप्शन में से केवल एक हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल और ज्ञात नहीं कर सकते। तो चेक करना है तो पहले हमें दोनों समीकरणों को मानक समीकरण के रूप में लिखना होगा। 2x प्लस 3y बराबर में जो 8 है ना वो माइनस का 8 हो जाएगा इस तरफ आने के बाद में, और बराबर में तो 0 होना चाहिए, तो बराबर में 0 कर दिया। दूसरी समीकरण में 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0, ये समीकरण एक है, दूसरी समीकरण ये है। दोनों समीकरणों को हम देखकर इनके जो गुणांकों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि रेखाओं के हलों की संख्या कितनी होगी। a1 बटा a2 निकालेंगे, x के जो गुणांक होते हैं वो a1 और a2 होते हैं, तो 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। a1 बटा a2 का मान कितना आया, 1 बटा 2। फिर इसी तरह से b1 बटा b2 को देखेंगे, y के गुणा में जो भी नंबर होते हैं वो b1 और b2 होते हैं, तो 3 और 6, 3 ऊपर लिखा, 6 नीचे लिख दिया। पहली समीकरण है इसलिए इसको हम b1 मानेंगे, इसको b2 मानेंगे। अब 3 बटा 6 भी कटने के बाद में 1 बटा 2 में बदल जाएगा। और आखिरी जो c1 बटा c2 है उसकी वैल्यू जो अचर पद होते हैं ना उनको लेना पड़ता है, माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 8 और 16 8 के पहाड़े से कटेंगे तो ये 1 बटा 2 आ जाएगा। तीनों ही आंसर देखो 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 आया, यानी इस क्वेश्चन के लिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही बराबर हो गए, तीनों मान बराबर है। और ये बराबर जब हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती है, रेखाएं हो जाती है संपाती, रेखाएं संपाती। संपाती रेखाएं कौन सी होती है, एक ही रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा का आ जाना, जैसे ये एक रेखा है इसके ऊपर ही एक और रेखा आ जाए इस तरह से, इस रेखा को क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। एक दूसरे की ये संपाती रेखाएं हो गई, लाल और नीले वाली जो दो लाइनें हैं एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखाएं हो गई। ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है, जगह जगह से एक दूसरे को काट रही है, हर जगह पे ये काट रही है, यानी इसके जो हल होंगे ना वो कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ब ऑप्शन पे हमने टिक करना है, हमारा ब ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद चौथा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा गया है, दी गई आकृति में यदि DE समांतर है BC तो AD का मान बताओ। हमें बाकी तो मान 3 तो पता है, हमें BD का मान पता है, AE का पता है, EC का पता है, बस ये AD नहीं दे रखा। हमें ये दे रखा है कि ये जो DE लाइन है ये BC के समांतर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो यहाँ ये चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में से आया हुआ प्रश्न है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो अलग अलग बिंदुओं पर जहां पर इसने काटा है वहां से समान अनुपात में वो रेखाएं विभाजित हो जाती है। यानी हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है, तो AD, पहले AD के बटा में DB, AD के बटा में DB और बराबर में AE के बटा में EC, AE के बटा में EC। अब हम इसमें मान रख देंगे, AD के बटा में तो DB है, AE के बटा में EC है। AD हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। DB का मान 7.2 सेंटीमीटर है, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर है और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर है। यहां से अगर हम AD का मान कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 बटा 5.4 गुणा 7.2, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे आगे।
सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, पॉइंट से ये पॉइंट दोनों कट जाएंगे, ये पॉइंट हटाया, बटा में लग गया इसके 10। अब 18 के पाड़े से कटता है, 18 एकम 18, 18 दिए 54, और 3 से 72 कट जाएगा, 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बच गया, एक और 2 12, 4 3 12 24, यानी ये 24/10 आ गया। और 24/10 का मतलब कितना हुआ, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर इन 4 ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 2.4, तो ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, आगे इसके बाद आगे है सवाल नंबर 5वां, जिसमें बिंदु दे रखे हैं a -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, 3 ऑप्शन है, 3 मात्रक, 5 मात्रक, 7 मात्रक और 25 मात्रक। मूल बिंदु से दूरी, अगर कोई बिंदु है हमारे पास a जिसके निर्देशांक x, y है, तो इस बिंदु, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी ना, वो किसके बराबर होगी, x² + y² और इस पूरे का अंडर रूट मात्रक। ये फॉर्मूला होता है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ बिंदु ए के निर्देशांक हमें -3,4 दिए हुए हैं, तो x का मान -3 रख दो, y का मान 4 रख दीजिए, आपका आंसर हमें इस क्वेश्चन में प्राप्त हो जाएगा। x की पावर 2 है तो -3 की पावर हो जाएगा 2, और प्लस में y की पावर भी 2 है तो y की जगह 4 है, 4 की पावर 2। सोल्व करेंगे इसे, -3 की पावर 2 है 9 आ जाएगा, 4 की पावर 2, 4 चौके 16, 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट कितना होगा, 25 अंडर रूट होगा 5, 5 मात्रक, 5 मात्रक इसका राइट हो गया आंसर। ब ऑप्शन पे दिया हुआ है, ब ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ब्रैकेट में भरना चाहिए तो ब्रैकेट में भी भर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, 2 sin² थीटा -1 बराबर 0 होगा यदि थीटा बराबर डैश हो। थीटा का क्या मान होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो ये कब होगा, थीटा की जगह ऐसा कौन सा मान रख दें ताकि ये सत्य हो जाए। तो हम इसको चेक करते हैं, देखो 2 sin² थीटा माइनस का 1 बराबर का 0, ये तो हमें दिया हुआ है। इस -1 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 0 में जुड़ जाएगा, तो 0 + 1 1, इधर क्या बच गया, 2 sin² थीटा। अब इस 2 को भी यहाँ से हटा दीजिए तो बच जाएगा sin² थीटा, तो 1 बटा में आ जाएगा 2, 2 चला गया बटा में। अब इधर स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर वर्गमूल करना पड़ेगा, ये बन जाएगा sin थीटा = 1 बटा अंडर रूट 2। 1/2 का जब पूरे का वर्गमूल करेंगे ना, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और बटा में जो 2 था उसका वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया sin थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। अब 1 बटा अंडर रूट 2 sin थीटा पर कब आता है, जब साइन का मान 45 डिग्री पर आ जाए, साइन थीटा 45 डिग्री का हो, थीटा का मान 45 डिग्री हो। 1 बटा अंडर रूट 2 साइन वाली टेबल में देखो 45 डिग्री पे लिखा मिलेगा, तो यानी ये साइन 45 का मान है, तो साइन साइन आपस में कैंसिल हो गए, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। थीटा का मान क्या आया, 45 डिग्री। तो इन 4 ऑप्शन में से स ऑप्शन में दिया हुआ है 45 डिग्री, स ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है, किसी समय एक 10 मीटर ऊंची मीनार की छाया 10 अंडर रूट 3 मीटर है, इस समय सूर्य के 49 कोण का मान होगा। सूर्य के 49 कोण का मान पूछा है, एक समय पर जो 10 मीटर ऊंची मीनार है उसकी छाया 10 अंडर रूट 3 है। तो थोड़ा हम इसका एक डायग्राम पहले तैयार करते हैं। हमारे पास देखो ये तो है 10 मीटर ऊंची दीवार, और उसकी छाया कुछ इस तरह से यहाँ तक है, और ये 49 कोण जब बनेगा तो कुछ इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब इसमें मान रख लो जो जो हमें दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 10 मीटर, ये दिया हुआ है 10 अंडर रूट 3 मीटर, और 49 कोण कहाँ बनेगा, इस जगह पे सूर्य का 49 कोण। यहाँ पर थीटा का मान हमने बताना है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी 2 भुजाएं दे रखी है। थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा कौन सी भुजा होती है, ये भुजा होती है लंब, ये हमें लंब दिया हुआ है, और थीटा के साथ संलग्न भुजा ये आधार होता है, और जो तीसरी भुजा जो बच जाती है ना, ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, इसलिए हम इस भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कौन सी भुजा होती है, कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब हमें लंब और आधार पता है, तो आप सभी को पता ही होगा, एक फार्मूला है लाल बटा कक्का। इसमें आप देखो, आपको लंब यानी L, आधार यानी A, L और A दिया हुआ है, L और A ये वाला है, और ये हो गया ये साइन का फार्मूला, ये कोस का, ये टेन का, टेन वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो हम इसमें लगाएंगे लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब कितना है 10, और बटा में आधार कितना है 10 अंडर रूट 3 बराबर 10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल होगा, तो कितना बचा, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया अंडर रूट 3 बराबर में 10 थीटा। 1 बटा अंडर रूट 3 कब होता है, 10 30 डिग्री पे होता है, ये 10 30 का मान है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर आ गया 10 थीटा, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। ओके, इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 8वां। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है,
इस बाह्य बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी होगी। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, 13 सेमी, 15 सेमी, 17 सेमी या 25 सेमी। हमें याद करना है कि दूरी कितनी होगी। तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। अब इस वृत्त के ऊपर हमने बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। हम बाह्य बिंदु ले लेते हैं, इस पर बाह्य बिंदु इस जगह पे है और उससे एक स्पर्श रेखा इस तरह से हमने खींची। अब इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें यह भी दिया हुआ है कि इसकी केंद्र से जो दूरी होगी स्पर्श बिंदु की वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी है। तो त्रिज्या के हिसाब से हम इसका मान रख देंगे 5 सेमी। अंतिम जो दूरी इसमें बचेगी वो ये वाली दूरी, केंद्र से इस बाह्य बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमने ज्ञात करनी है। अगर मैं इसका नामकरण लिखूं, पूरा नाम लिखूं वगैरह, तो क्या आएगा? ये बिंदु हम बाह्य बिंदु P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, ये A बिंदु हो गया। ओके, अब हमें इसमें A बिंदु पर तो ये स्पर्श रेखा है, P बिंदु से खींची गई है, हमें OP दूरी ज्ञात करनी है। तो याद रखो कि स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बाकी दोनों भुजाएं हमें पता है, एक लंब है एक आधार है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पूरा डिटेल में ना लिख के शॉर्ट में हम कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा होगा? ओपी। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू होगा आधार। आधार हम किसी एक को मान लेते हैं, ओ ए को मान लिया तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और एपी हो गया इसका लंब 12 का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर बराबर आएगा सोल्व करने पे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169। ओपी स्क्वायर कितना आ गया? 169। ओपी का मान आ जाएगा वर्गमूल में 169। ओपी का मान आया 169 का वर्गमूल 13। 13 इसका आंसर आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है प्रश्न, प्रश्न संख्या 9वां। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त की जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। इसका मान हमें 22 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहां से आर का मान कैलकुलेट करते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर की जगह पर आर रखेंगे बराबर में 22। इस आर की वैल्यू निकालने के लिए ये सारा जो मान है ना ये दूसरी तरफ जाएगा। तो 22 के गुणा में बटे वाला 7 चला गया और बटा में ये 2 और 22 जो इधर गुणा में थे वो भाग में चले गए। 22 और 22 आपस में हो गए कैंसिल। तो आर का मान बच गया 7/2। अब यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आर का मान निकाल लीजिए यहां से। आर का मान आएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर का मान 22/7 गुणा आर का स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2। 2 बार लिखा इसे क्योंकि स्क्वायर लगी हुई है। तो इसे सोल्व करेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 2 से ये 22 कैंसिल 11 पे, तो बन जाएगा 11 × 7/2, 11 7 77, 77/2, 77 में 2 का भाग देंगे तो 38.5 वर्ग सेमी। 38.5 वर्ग सेमी इसका आंसर आएगा। द ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन में से हमने चेक कर लिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे है इसके बाद 10वां क्वेश्चन, इसका 10वां पार्ट। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोण कितना है? 90 डिग्री। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो चाप की लंबाई क्या हो ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। चाप की लंबाई होता है पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो इसमें रख दीजिए। पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर का मान 7 दिया हुआ है त्रिज्या, थीटा का मान 90 दिया हुआ है 90 डिग्री और बटा में 180 डिग्री। सोल्व करेंगे, इसे काटेंगे, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 9 के पाड़े से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से ये कटेगा 22 11 पर, 7 से 7 कट गया तो सारी वैल्यू ही कैंसिल आउट हो गई, केवल ये 11 बचा हुआ है। तो 11 सेंटीमीटर आ गया चाप की लंबाई। 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन में दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला पार्ट 11वां। 1 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर उसी त्रिज्या वाला शंकु अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई 1 सेमी है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन होगा। ठोस किस 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है? ठोस बना हुआ है, एक तो है अर्धगोला, ठोस जो बना हुआ है वो अर्धगोला, और प्लस में उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। अब इनकी जो त्रिज्याएं है ना वो हमें दे रखी है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धगोले की ले लो चाहे आप शंकु की ले लो, और ऊंचाई शंकु की 1 है यानी 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कुल आयतन हमने पता लगाना है, तो कुल आयतन क्या होगा? दोनों के आयतनों का योग। 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच।
अब इसमें हम मान रखेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का आयतन होगा, जो आंसर दे रखे है ना उसमें पाई अपनी जगह पे पड़ा है, पाई पड़ा है, यानी पाई की जगह पर हमें मान नहीं रखना पाई का, आंसर में पाई निकालना है, तो उसके लिए हम पाई को पाई ही पड़ा रहने देंगे। 2/3 पाई, आर का मान 1 सेंटीमीटर है, 1 सेमी त्रिज्या है ना, तो 1 का घात हो जाएगा 3, प्लस में पाई की जगह पाई, फिर गुणा में आर, आर का मान 1 है, 1 की घात 2, और एच का मान भी 1 है। तो सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2π/3, 1 की घात 3 के मतलब क्या हुआ, 1 ही बना, तो ये 2π/3 और प्लस में ये पाई, तो पाई के बटा में, अच्छा शंकु का था ना ये आयतन, तो इसके आगे 1/3 भी तो लगता है ना, ये मैंने लगाना इसमें गलती कर दी है, 1/3, तो 1/3 पाई है, तो ये π/3 हो जाएगा टोटल, π/3, 2π/3 और प्लस π/3, तो ये बन जाएगा टोटल, इसका एलसीएम 3 आएगा, 2π प्लस पाई, 2π और 1 पाई 3π, 3π/3, तो आंसर आ जाएगा पाई घन सेमी। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा इस क्वेश्चन में आयतन है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ग की जगह घन आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आएगा घन सेमी, क्या आना चाहिए, घन सेमी, तो घन सेमी आंसर में आएगा, और आंसर इसका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए, पाई घन सेमी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, यदि पी ए बराबर 2/5 हो तो पी ए नहीं होगा, पी ए नहीं का मान बताना है, तो एक फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी ए नहीं, पी ए नहीं दोनों का योग सदैव एक होता है, ये आप जानते होंगे। पी ए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पी ए नहीं घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग एक, किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना कहलाती है ये, तो दोनों की प्रायिकताओं का योग एक होता है। अब हमें पी ए का मान तो दिया रखा है 2/5, और प्लस में पी ए नहीं ये हमने ज्ञात करना है, पी ए नहीं ज्ञात करना है, बराबर में 1, तो पी ए नहीं, पी ए नहीं की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 माइनस ये 2/5 इधर आके माइनस में चला जाएगा, अब 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 3/5 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मिला आपको, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 और 24 का भाग देने पर सदैव 3 शेष बचता है, चाहे 12 का भाग दे दीजिए, चाहे 18 का भाग दे दीजिए, चाहे 24 का भाग दे दीजिए, हमेशा 3 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, ठीक है, 3 शेष बच रहा है। हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसी संख्या पता कर लगाएंगे जिसमें 12 का, 18 का और 24 का तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो वो संख्या ज्ञात होने के बाद उसमें 3 को ऐड कर देंगे, जो 3 शेष बच रहा था वो दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये वर्ड देखिए, छोटी से छोटी संख्या, यानी हमें इस क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि हमें एलसीएम पता लगाना है, किसका, 12 का, 18 का और 24 का, तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब सारे गुणनखंड लिखने के बाद में हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 2 के फैक्टर, 2 यहाँ 2 बार आया हुआ है, यहाँ 2 1 बार आया हुआ है, और यहाँ 3 बार आया हुआ है, ज़्यादा किस में आया हुआ है, 3 वाले में, तो 3 बार लिखेंगे 2 को। फिर अब अगर 3 को देखें, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ज़्यादा वाले लिखे जाते हैं, तो 3 को भी हम 2 बार नोट करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, कितना आंसर आ गया, 72। ये 72 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है। अब 72 में अगर आप 12 का भाग दोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 का भाग दोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 24 का भाग दोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन प्रश्न में ये पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा, प्रश्न में कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो 72 में तो बचेगा नहीं 3 शेष, हम 3 और ऐड कर दें तो 75, यानी हमारी जो संख्या है वो 75 है। अब आप 75 में 12 का, 18 का या 24 का भाग देकर देखो, हर बार 3 शेष बचेगा, तो ब ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब ऑप्शन पे आप टिक कर दो, कोष्टक में 3 लिखना चाहो, ब लिखना चाहो तो लिख दो। आगे है क्वेश्चन नंबर 14वां, के किस मान के लिए द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। के का ऐसा कौन सा मान यहाँ रखें कि शून्य जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम शून्य कौन से होते हैं, अगर एक शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/अल्फा होगा, अगर एक शून्य अल्फा तो दूसरा शून्य 1/अल्फा। और यहाँ से आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि जो शून्य है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के कारण अगर मैं इनका गुणा करूँ, अल्फा का गुणा 1/अल्फा से करूँ तो कितना आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 आ जाएगा, आंसर क्या आया, 1। शून्यकों का गुणा कितना आया, शून्यकों का गुणा कितना आया, 1, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर 1। शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है C/A, C/A बराबर 1, C/A का मान 1 होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं C बराबर, ये A इधर जाएगा तो C बराबर A, यानी ऐसे बहुपद के लिए C और A आपस में हो जाते हैं बराबर। तो यहां से देखो, ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है, तो C का मान क्या होगा, माइनस का K, और A का मान क्या है, 2, माइनस K बराबर आ गया 2, तो इस माइनस को यहां से हटाएंगे तो K बराबर आ जाएगा, माइनस इधर आकर 2 के साथ लग जाएगा,
के का मान कितना आ गया -2। 4 ऑप्शन है, इसमें से ब ऑप्शन में लिखा मिला के बराबर -2, तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद अगला 15वां सवाल, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y + 5 बराबर 0 तथा kx - 4y + 1 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी। रेखाओं के समांतर होने की हमें कंडीशन बतानी है। तो समांतर होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है, b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, c1 बटा c2। तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, इन दोनों से हम a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए हम देखो a1 बटा a2 करेंगे, तो ये जो पहला मान है ना ये a1 है और ये पहला मान है a2। x के जो गुणा में संख्याएं होती है वो a1 और a2 होते हैं। तो यहाँ से आएगा 3 के बटा में k, 3 बटा k, फिर y के गुणा यहाँ प्लस का 2, b1 का मान, यहाँ y का मान है -4। अब इसका तिरछा गुणा कर दो, k का गुणा 2 से तो 2k और 3 का गुणा -4 से 3 चौके 12 -k बराबर आ जाएगा -12/2। 12 में 2 का भाग देते हैं 6 आता है, माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो k का मान -6 आ गया। इन 4 ऑप्शन में से द ऑप्शन पे लिखा मिला हमें -6, तो द ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला है इसके बाद में 16वां क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके प्रत्येक संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे निकलेगा। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज हम ये ले रहे हैं, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही है। अब इसके अलावा एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज और है जो कि कुछ इस तरह से, हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं डायग्राम को। दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो क्या कंडीशन इसमें लगेगी। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर, और ये जो तीसरा कोण है वो आपस में बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। संगत भुजाएं बराबर होती है, एक बार इसको छोड़ो। अब ये देखो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये कंडीशन एकदम सही है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जैसे ये अगर ये भुजा 2 है तो ये 2 का 2 गुना 3 गुना ऐसे कुछ हो सकता है, तो 2 का 4 गुना हो गया। जैसे ये 2 का 2 गुना 4, ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये इसके 3 का 2 गुना 6 होगी। और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजा, यहाँ पर ये 2 ही लाइनें हैं, ठीक है, ये भुजा हो जाएगी 4 का डबल 8। इस तरह से हमें क्वेश्चन में पता लगता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिखा कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा, इसमें संगत भुजाएं बराबर होती है। बराबर में भी क्या होता है, बराबर में क्या होता है, अगर ये भुजाएं बराबर हो जाए तो एक आकृति के ऊपर ही दूसरी आकृति आ जाएगी, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी आकृतियां। तो उस स्थिति में क्या होता है, त्रिभुज जो होते हैं ना वो सर्वांगसम हो जाते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं, समरूप भी होते हैं। वैसे भी देखा जाए अगर ये भी 2 है और ये भी 2 हो जाए तो इनका जो अनुपात होगा ना वो 1:1 हो जाएगा, समानुपात तो फिर भी कहलाएगा। यानी तीनों ही कथन सही हो रहे हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये नो डाउट बिल्कुल सही बात है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्चुअल में कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये 2 कथन तो लिखे हुए हैं। लेकिन तीसरा जो संगत भुजाएं बराबर हो, तो बराबर का मतलब क्या होता है, वो भी तो समान ही अनुपात होता है ना। जैसे 2 का दुगुना 4 गुना हुआ है, 2 का 4 का दुगुना 8 हुआ है, 3 का दुगुना 6 हुआ है, तो ये दुगुना जरूरी थोड़ी है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, 1 गुना भी हो सकता है। 2 का 1 गुना 2, 3 का 1 गुना 3, 4 का 1 गुना 4, तो बराबर भी तो भुजाएं हो सकती है, वो भी तो समानुपात होता है ना। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसके बाद आप इसका आंसर पाओगे कि द ऑप्शन सही हो रहा है। द ऑप्शन यानी कि सारे ही ऊपर वाले विकल्प सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 17वां, एक मीनार के शिखर पर खड़ा लड़का मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर खड़ी एक कार से मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। इस समय मीनार की ऊंचाई तथा मीनार के पाद से कार की दूरी का जो अनुपात है वो ज्ञात करो। देखो ये मीनार है, इस मीनार के शिखर पर एक लड़का यहाँ खड़ा है और मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी हुई है। मीनार का पाद बिंदु ये है, यहाँ से हम कुछ दूरी पर ले लेते हैं, इतनी दूरी के ऊपर एक कार खड़ी है और कार इस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पर। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर कार के साथ अवनमन कोण कितने डिग्री का आ रहा है, अवनमन कोण आ रहा है 30 डिग्री का। तो क्या ये यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, गलत है। अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बनता है, यहाँ बनेगा अवनमन कोण इस जगह पे। तो यहाँ अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको ये भी पता होगा ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, तो जितना कोण यहाँ बनता है ना उतना ही कोण यहाँ भी बनता है, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई यानी ये वाली साइड ए बी, ये क्या है, ऊंचाई है। और मीनार के पाद बिंदु से दूरी, कार की दूरी, ये क्या है, दूरी है टोटल, जो भी दूरी, इन दोनों का अनुपात निकालना है। यानी हमने निकालना है ए बी बटा बी सी का मान बताना है। ए बी बटा बी सी कितना आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा, ये तो है 90 डिग्री का कोण, तो ये तो भुजा कर्ण होगी।
बाकी दोनों भुजाओं में से जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया, ये हो गई आधार। तो लंब बटा आधार, ये क्या है, लंब है, ये आधार है। लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा लिख दीजिए। tan थीटा लिखा, उसके बाद में AB का मान हमें निकालना है, BC का मान बटा में है। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, 1/√3। और 1/√3 को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1/√3, ये इसका आंसर आएगा, 1/√3, जो कि स ऑप्शन में लिखा है हमें। तो वहां से हम इसका आंसर सेलेक्ट कर लेंगे स। इसके बाद 18वां सवाल अवैध वाला क्वेश्चन। किसी समय एक प्रेक्षक एक खंबे की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई को समान पाता है, उस समय सूर्य के उनताश कोण का मान बताओ। एक समय ऐसा है कि सूर्य का उनताश कोण ज्ञात करना है, जिसके ऊपर क्या है, ये खंबा है, इस खंबे की जो ऊंचाई है और उसकी छाया की लंबाई है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। इस समय हमें सूर्य का उनताश कोण ज्ञात करना है कि सूर्य का उनताश कोण कितना आएगा। अगर इस ये लाइन को हम मिला दें तो यहाँ थीटा बनेगा, वो सूर्य का उनताश कोण होगा, वो कितने डिग्री का होगा ज्ञात करना है। तो पहले तो आप ये देखो, अगर ये खंबे की ऊंचाई है, इसको x मान लें, ये खंबे की छाया की लंबाई है, ये भी तो x हो जाएगी ना, x मीटर ले लेते हैं अपने इसको। अब हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा कौन सी होगी, लंब, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा ये होगी आधार। लाल बटा कक्का से देखें कि लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, यानी लंब बटा आधार L/A बराबर tan थीटा। लंब कितना है x, बटा में आधार कितना है x, tan थीटा बराबर आ जाएगा x और x कट के 1 बराबर आ गया tan थीटा। तो 1 कब होता है tan थीटा में, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। तो tan 45 का मान होता है 1, तो tan थीटा बराबर आ गया tan 45, यहाँ से थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, ऑप्शन है राइट आंसर हो गया। तो ये थे कुल 18 प्रश्न अवैध वाले, जिनको हमने एक एक करके सभी को सोल्व कर लिया। अब इन क्वेश्चन को अभी हमने सोल्व किया है क्वेश्चन पेपर पे, अभी हमने आंसर शीट पे इनको सोल्व करना है। ये सारा रफ वर्क था हमारा। अब आंसर शीट पे आपको इनके आंसर कैसे लिखने हैं वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आंसर शीट पे इनके आंसर लिखना एक अच्छी बात है कि आप किस तरह से लिखते हो, आपको लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक एक करके आपने सभी प्रश्नों को नोट करना है आंसर शीट पे। तो अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर आंसर शीट का ये पेज है, आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्नों को देख लिया। अब उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखना कैसे है, तो आपके पास कुछ इस तरह से उत्तर पुस्तिका होगी। सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिखोगे प्रश्न क्रमांक, प्रश्न नंबर 1 था, तो इसके अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो आप नीचे से इसको अब स्टार्ट करोगे, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। इसके बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट नंबर वो रोमन संख्या में आपने लिखना है। रोमन संख्या में इसका जो फर्स्ट आंसर था, उसका सही उत्तर था ऑप्शन द। केवल आपको द लिखना है, और आप अगर चाहो तो इसके साथ वो लिख सकते हो, इसका जो राइट उत्तर था वो 2 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4, ये इसका राइट आंसर था। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, उसका जो आंसर आया था द ऑप्शन सही आया था, द ऑप्शन था, और आंसर था 3,4। ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये वाले आंसर हैं आपके। अब उनका विकल्प भी आप अगर साथ में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। हालांकि कंपलसरी नहीं है, आपको तीसरा आंसर एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है, फिर इस तरह से एक एक लाइन का गैप देते हुए। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन ब, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद चौथा पार्ट एक एक लाइन छोड़ते हुए, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरह से आगे 11वां, 12वां, एक मिनट, 11वां, 12वां, एक एक लाइन छोड़ते हुए इनके आंसर लिखोगे। 13वां, 14वां और 15वां, 16वां, 17वां और अंतिम 18वां। इस तरह से आप सभी के आंसर आगे ऑप्शन लगाते हुए लिखना है आपको। देखो, एक चीज का ध्यान यहां पर आपको जरूर रखना है, आंसर आप केवल उत्तर पुस्तिका में लिखोगे, इसके अलावा प्रश्न को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आपको नोट ही नहीं करना। उत्तर पुस्तिका में केवल आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले पेज पर आप 1 से लेकर 18 तक के जो पहले पार्ट के प्रश्न है, ये चाहे आप एडवांस में लिख लो। और मैंने शुरू में ये भी बताया था कि एक प्रश्न जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसके सारे के सारे जो आंसर है, उसके जो आंतरिक खंड है, उनको एक साथ हल करना होता है। तो एक साथ ही इनको हल करोगे, एक एक लाइन का गैप देके, बस अब आखिर में आगे इनके आंसर ही तो लिखने हैं ना, ऑप्शन ही लिखने हैं आपने। तो जैसे अब इसका चौथा क्वेश्चन मैंने आगे बताया नहीं, चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर आप यहाँ आगे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो केवल ए लिखकर छोड़ दो। 2.4 सेमी। 5वें क्वेश्चन का उत्तर था ब, सही ऑप्शन ब,
5 मात्रक। इस तरह से आप 1 से 18 तक के सभी के उत्तर लगातार लिखोगे जो अभी हमने निकाले हैं उस तरह से। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि रिक्त स्थान से संबंधित है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। तो इसमें देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न आ गया, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ, N बटा 2 माइनस सी एफ बटा F गुणा H। ये होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये आंसर आपको इस फिलअप में भरना है, केवल ये आंसर आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 5,-12 तथा 1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक डैश है। इसके रेखाखंड के मध्य बिंदु बताने हैं। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखाखंड बनेगा, रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा होगा वो बताना है। तो याद रखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें अब मान रख दो, x1 ये है, x2 ये है, तो 5 प्लस 1, ये रफ वर्क है, थोड़ा रफ आप अलग से करोगे, 5 प्लस 1 बटा 2, और ये है y1 और y2, माइनस के 12 प्लस के 4 बटा में 2, 5 और 1 6, 6 बटा 2 कोमा माइनस के 12 और प्लस के 4 माइनस के 8 बटा में 2, 6 बटा 2 3 और माइनस 8 बटा 2 माइनस के 4, 3 और माइनस 4, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 3 कोमा माइनस का 4। केवल इतना ही भरना है, और ये रफ वर्क था इसलिए इसको अलग से करना है रफ कॉपी में। आगे इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर डैश होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर बताना है क्या होता है। तो हमने याद रखना है फार्मूला, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सर्वसमीका नंबर 3 है ये, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ये एक जाएगा इस तरफ, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरफ क्या बचा? इस तरफ बच गया कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। इसका आंसर ये है, तो यानी यहां पर कोट स्क्वायर ए आएगा, कोट स्क्वायर ए। फिलअप तीसरा। अब इसके बाद अगला फिलअप है चौथा, जिसमें पूछा गया है त्रिज्या r व ऊंचाई h वाले शंकु का आयतन डैश होता है। शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वाला फार्मूला लिखना था केवल। त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट है इसके बाद पांचवा सवाल, जिसमें पूछा गया है कि वर्ग 15 से 20 का वर्ग चिन्ह बराबर डैश है। वर्ग चिन्ह पूछ लिया। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है मध्यमान। मध्यमान क्या कहलाता है? मध्यमान। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों का योग बटा में 2। ये फॉर्मूला होता है। ऊपरी सीमा ये है, निम्न सीमा ये है, दोनों का योग कर दो। 20 प्लस 15 बटा में 2, 20 और 15 35, 35 बटा 2, यानी हल करोगे तो 17.5 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 17.5। दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देना था, बस सिंपल बात ये थी। दोनों का जोड़ 2 से भाग, ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज आपको और बता देता हूं। कई बार ऐसा भी आता है कि वर्ग चिन्ह की जगह पूछ लिया जाता है वर्ग माप। क्या पूछ लिया गया? वर्ग माप। वर्ग माप में हमें क्या करना होता है? इन दोनों के बीच का अंतराल देखना होता है। वर्ग माप का मतलब क्या होता है? अंतराल। अंतराल क्या है? इसके बीच में गैप कितने का है? अंतराल। तो उसमें हमें फिर ऊपरी सीमा 20, उसमें से निम्न सीमा 15, दोनों का घटाव करके आंसर निकालना था। वर्ग माप पूछा जाता है तब तो घटाव करके आंसर निकालना है। वर्ग चिन्ह या मध्यमान पूछा जाता है तो जोड़ करके 2 से भाग देना है, याद रखना। आगे है इसके बाद छठा पार्ट, समांतर श्रेणी -4, -1, -2, -5 का सारव अंतर डैश है। सारव अंतर ज्ञात करने का सूत्र, सारव अंतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या है, सारवंतर डी से लिखा जाता है। दूसरा पद है -1, फिर माइनस, पहला पद है -4, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ा क्योंकि माइनस 2 बार आ गया, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, -1 और प्लस के 4, प्लस के हो जाते हैं 3, तो डी का मान कितना आया? प्लस का 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। अब इसके जो आंसर है ना, वो भी आपको एक एक करके, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो नोट करने हैं आपको उत्तर पुस्तिका में। ये भी मैं बता देता हूँ आपको अगले पेज पर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पहले आप यहाँ पर नोट करोगे प्रश्न संख्या 2, और उसके बाद यहाँ से एक एक करके लगातार सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो था वो हमारा था क्वेश्चन माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा गया था, माध्यक ज्ञात करने का।
तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र था माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। ये फॉर्मूला लिखना है। फिर आप एक या दो लाइनें इस क्वेश्चन को आंसर जो आपने लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड यहां पर लिखोगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आए थे वो आए थे 3, -4। तो केवल 3, -4 लिखो। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर तीसरा क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन का आंसर था कोट स्क्वायर ए। फिर इसके बाद चौथे का आंसर शंकु का आयतन पूछा गया था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हमारा इसमें था। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वर्ग चिन्ह हमारा आया था 17.5। और छठे क्वेश्चन में पूछा गया था सार्वंतर, तो सार्वंतर 3 आया था। ये 6 क्वेश्चनों के आंसर हैं, 6 के 6 हमने आंसर यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, केवल रिक्त स्थान में जो शब्द आना था, जो भी आंसर आना था वो केवल आपने आंसर में लिखना है। लंबा चौड़ा आप क्वेश्चन मत उतारते बैठ जाना, टाइम आपका कंज्यूम होएगा ज्यादा, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते ही अब हम इसके बाद आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया पहला प्रश्न अति लघुत्रात्मक टाइप का यह प्रश्न है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब हमारे ये जो आंसर लिखने वाले आगे, तो हम इस क्वेश्चनों की जो शुरुआत है ना वो हल लिखकर करेंगे, हल और फिर उसके आगे आंसर। आर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका सूत्र है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना था। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में हमें पूछा गया है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिक से अधिक 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के को 3 बार उछाला गया, अधिक से अधिक 2 चित आने की प्रायिकता बतानी है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रायिकता इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे। सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे। एक सिक्के की 2 साइड होती है, दूसरे सिक्के की भी 2 साइड, तीसरी बार भी 2 साइड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 परिणाम कौन कौन से होंगे इनको नोट जरूर करना है। 8 परिणाम होंगे हमारे पास एक टेबल में, हम इनको लिख लेते हैं टेबल बना के। हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हम इनको 8 परिणामों को लिखते हैं। या तो क्या होगा, या तो होगा तीनों बार हेड आएगा, या होगा तीनों बार टेल आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड और तीसरा टेल आ जाए। अब ये टेल आखिर में आने की बजाय बीच में भी आ सकता है, और टेल जो है वो सबसे आगे भी आ सकता है। इधर ऐसा भी हो सकता है कि 2 टेल और तीसरा हेड आ जाए, ये हेड बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। तो ये HTT, ये लास्ट वाला ये परिणाम, ये टोटल 8 परिणाम है हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हमें ऐसी प्रायिकता बतानी है, ऐसे बताना है जिसमें अधिक से अधिक 2 चित्त होने चाहिए, 2 से अधिक चित्त नहीं होने चाहिए। क्या इसमें 2 से अधिक चित्त है, चित्त यानी H, तो 2 से अधिक है इसमें। तो इस दूसरे वाले में भी क्या है, 2 से अधिक है, नहीं है, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी 2 से अधिक नहीं है, इसमें भी 2 से अधिक नहीं है, इसमें भी 2 से अधिक नहीं है, और यहां पर भी 2 से अधिक नहीं है। 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, चाहे 0 हो जाए लेकिन 2 से अधिक नहीं होने चाहिए चित्त। प्रश्न में ऐसा ही कुछ लिखा गया है कि अधिक से अधिक 2 चित्त होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त, 2 से ज्यादा नहीं। तो ये 8 परिणामों में से 7 ऐसे परिणाम मिल गए जिसमें अधिक से अधिक 2 चित्त आए हुए हैं। तो यहां लिखेंगे आखिर में अधिक से अधिक 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम, 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने परिणाम हैं, 7। तो आखिर में लिखो अतः अभिष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम किसी घटना के और कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 7 और कुल परिणाम 8, 7/8 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले एक बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बेलन और शंकु जिनकी त्रिज्या भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात 1:3 होता है। ठीक है, बेलन का आयतन तो होता है, एक मिनट, मैंने पहले बेलन का लिखना है, शंकु का नहीं लिखना। देखो बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब पूछा क्या है, पहले बेलन लिखा हुआ है, बाद में शंकु लिखा हुआ है। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन, बेलन के आयतन को अगर अपने देखते हैं तो क्या होगा, बेलन का जो आयतन है ना वो शंकु के आयतन का 3 गुना है, या यूं कहें कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग है। ये वाला जो बेलन का आयतन है इसके आगे 1/3 लगा हुआ है, यानी ये तो तीसरा हिस्सा हो गया इसका। तो बेलन का आयतन तो होगा 3 और शंकु का आयतन होगा 1, 3:1 इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट केवल आंसर ही लिखना है इस क्वेश्चन में। बेलन का आयतन और शंकु के आयतन के अंदर हमें, बेलन का आयतन 3 गुना होता है शंकु का, ठीक है, तो बेलन का 3 और शंकु का 1, 3:1 आ जाएगा। चौथा पार्ट इसका जिसमें पूछा गया है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर उसी त्रिज्या व 5 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन अध्यारोपित है, इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन 1 नंबर में आया है तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आर, ये बेलन और दोनों के लिए ही है। आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और 5 सेमी ऊंचाई एच का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब ठोस जो बनेगा वो ठोस में क्या बना हुआ है, ठोस 2 चीज़ों से बना है, एक तो है अर्धगोला, ठोस का जो निर्माण हुआ है ना वो अर्धगोला प्लस बेलन दोनों को मिलाकर बना है। ठोस किससे बना है, अर्धगोला प्लस बेलन। तो ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन का सूत्र होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले के आयतन का सूत्र थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, एच नहीं होता। अर्धगोले की तो ऊंचाई होती नहीं है। अब इसमें मान रख दो, 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 और एच का मान 5। सोल्व करते हैं इसे, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं होना, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ कैंसिल होगा नहीं। अब 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 और बटा में 3 इधर बच गया और इधर बच गया, 22 गुणा 7 गुणा 5 बटा में 3, भाग में 3 आएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। इनका गुणा कर लो, इधर इनका भी गुणा कर लो, फिर आखिर में इनको जोड़ दोगे। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे 22 के साथ, फिर आगे 7 का आगे और 7 से गुणा करेंगे तो आखिरी आंसर आएगा 2156, और इधर 22 का 7 और 5 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 770, ठीक है। 2156 प्लस 770 जोड़ कर देंगे इनका, तो ये आ जाएगा आखिर में अपने पास यहाँ पर 2926, 2926 बटा में 3, डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा, दोनों के बटा में सेम है वैल्यू, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 975.33 घन सेमी, घन सेमी। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली, आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद 5वां सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमें एक टेबल दे दी, यहाँ पर चर हमारे पास कुछ दिए हुए हैं और बारंबारता नीचे लिखी हुई है। तो बहुलक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर डायरेक्ट चर दिए हुए हैं तो अब हमें टेबल को केवल देखकर आंसर बताना है। अगर यहाँ वर्ग माप दे रखी होती ना तब तो हम फार्मूला लगाते। अब बहुलक वो मान होता है, उस चर की वैल्यू को कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है। यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और ये कितनी कितनी बार आए हुए हैं वो नीचे बारंबारता के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आने वाला कौन है, 18 है, इसकी बारंबारता 18 सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इसके संगत जो चर है ना 5, ये सबसे ज्यादा बार आया है, 5 18 बार आया हुआ है अकेला ही। 3 जैसे 9 बार आया हुआ है, 1 3 बार आया हुआ है, 7 5 बार आया हुआ है, 9 8 बार आया हुआ है, 11 7 बार आया हुआ है। तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आया हुआ है, 18 बार 5 आया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चर 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, चर 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी है, 18 है, अधिक है। अतः बहुलक क्या हुआ, बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 5, बहुलक बराबर 5। ओके, नेक्स्ट इसके बाद छठा पार्ट, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। हल करते हैं इसको, डायरेक्ट सूत्र लिखना है, क्या ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करने का। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। ये फॉर्मूला होता है ए कल्पित माध्य है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में एच। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा
एफ आई गुणा में एच आई। तो ये भी गलत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे लिख देना, अगर आपको आपके सर ने या मैम ने आई लगाकर फार्मूला लिखवाया तो डायरेक्ट लिख दो, ये भी एक्यूरेट है और ये भी एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है 7वां पार्ट। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता बाहर निकाला जाता है, इसके हुक्म का इक्का न होने की प्रायिकता बतानी है। हुक्म का इक्का नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, हल करेंगे इसे। हुक्म का इक्का न होने की प्रायिकता निकालनी है। कुल पत्ते कितने हैं, कुल ताश के पत्ते कितने हैं, ताश के पत्ते बराबर 52, अतः कुल परिणाम भी हमारा 52 होगा। अतः कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 52। अब हमसे पूछा है हुकुम का इक्का न होने की प्रायिकता, तो इसके अनुकूल परिणाम निकालते हैं। हुकुम का इक्का न होने के अनुकूल परिणाम, न होने के अनुकूल परिणाम। पूरी ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से केवल 4 ऐसे पत्ते हैं जो हुकुम के इक्के हैं, उनको छोड़ दो। 52 में से 4 कम कर दो, 48। 48 ऐसे पत्ते हैं जो हुकुम के इक्के तो नहीं है, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हुई। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 48 और बटा में कुल परिणाम 52। 48 और 52 4 के पार से कटेंगे, 12 चौके 48, 13 चौके 52, 12/13 इसका राइट आंसर आ गया। आगे इसके बाद 8वां पार्ट। एक घनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेमी है। ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 1350 वर्ग सेमी। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। घनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, घनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेमी। अब घनाकार ठोस होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर का मान कितना है 1350 दिया हुआ है। अब 6 चला जाएगा दूसरी तरफ तो भुजा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, भुजा स्क्वायर आ जाएगी 1350 बटा में 6। भुजा स्क्वायर का मान क्या आया, 1350 में 6 का भाग देंगे तो 225 आ जाएगा। यहाँ से भुजा का मान आ जाएगा 225 का वर्गमूल, तो भुजा की वैल्यू आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 सेमी आ जाएगा। भुजा कितनी आई घन की, 15 सेमी। अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, तो 15 की पावर 3 हो जाएगा, 15 गुणा 15 गुणा 15। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 का गुणा 3 बार करना है, 15 इंटू 15 225, फिर एक बार और 15 का गुणा करेंगे तो 3375 आ जाएगा, 3375 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 9वां पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया है, आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों 3, 1, 3, 5, 6, x प्लस 3, 5, 2 का माध्य 4 है, x का मान ज्ञात कीजिए। काफी सारे आंकड़े हैं और ये व्यक्तिगत आंकड़े हैं, तो इनका जो माध्य होता है ना वो फॉर्मूला लगता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य बराबर 4, और माध्य का सूत्र आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और आंकड़ों के योग के बटा में क्या आएगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर में 4। आंकड़ों का योग, सभी का योग 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये सारे आंकड़े हैं। इन सभी का योग बटा में टोटल कितने आंकड़े हैं, यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ मत कर लेना काउंट, यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। ये एक अकेला आंकड़ा है, यहाँ देखोगे तो ये 2 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा 7 8 9, 9 आंकड़े हैं टोटल और बराबर में 4। यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये कन्फ्यूजन आप मत करना, आंकड़े जो प्रश्न में दिए हुए ना वहाँ से देखना। अब 9 तो चला जाएगा इधर, 9 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 9 चौके 36 बन जाएगा। इन सभी का योग करते हैं तो x तो 2 बार आया हुआ, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x और x 2x, ये तो आपस में जुड़ गए। बाकियों का अलग जोड़ करो, 3 और 1 4, 3 7 5 12 6 18, 18 3 21, 21 और 5 26 और 2 28, 28 आ गया। अब ये 28 पक्षांतरण होकर दूसरी तरफ जाएगा, 36 के माइनस में चला जाएगा 28, तो 2x का मान आ जाएगा 36 माइनस 28 8, x का मान आ जाएगा 8 बटा 2, x की वैल्यू आ गई 4। हमें x का मान ही तो ज्ञात करना था, x का मान 4 आ गया। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद 10वां पार्ट इस क्वेश्चन का, एक बक्से में 3 लाल 4 हरी व 2 पीली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक बाहर निकाला जाता है, इसके नीले रंग की गेंद न होने की प्रायिकता बतानी है। नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। तो हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या बराबर 3। फिर 4 हरी गेंदें हैं, तो हरी गेंदों की संख्या बराबर, हरी गेंदों की संख्या बराबर 4। फिर पीली गेंदों की संख्या, पीली गेंदों की संख्या, पीली गेंदों की संख्या बराबर 2। कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई, कुल गेंदों की संख्या 3 + 4 7 + 2 9, कुल गेंदों की संख्या हो गई 9। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम भी हमारे कुल गेंदों की संख्या 9 के बराबर हो गए। अब पूछा क्या है कि इसके नीले रंग की गेंद न होने की प्रायिकता बतानी है। तो गेंद नीले रंग की न होने के अनुकूल परिणाम निकालने हैं। गेंद नीले रंग की न होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसके, नीले रंग की नहीं होनी चाहिए गेंद। ऐसी कितनी गेंदें हैं जो नीले रंग की नहीं है, उनको काउंट करो। लाल गेंदें हैं, ये भी नीली नहीं है, हरी गेंदें हैं, ये भी नीली नहीं है, पीली गेंदें हैं, ये भी नीली नहीं है। तो ये लाल हरी पीली ये नीली तो नहीं हो सकती, तो सबको जोड़ दो, 3 4 7 और 2 9। 9 गेंदें ऐसी है जो नीली हरे रंग की, नीले रंग की नहीं है। नीले रंग की नहीं होने वाली गेंदें कितनी है, 9। तो अनुकूल परिणाम 9। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, 9 बटा में 9। अनुकूल परिणाम भी 9 है, कुल परिणाम भी 9 है, तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, तीसरे क्वेश्चन का, एक गुब्बारे में भरी हवा का आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है। त्रिज्या हमें दे रखी है, गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा का मान निकालना है। तो गुब्बारा होता कौन से टाइप का है, गोले के आकार का होता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, गुब्बारे की त्रिज्या यानी आर का जो मान है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। गुब्बारे की हवा का आयतन, गुब्बारे की हवा का आयतन, आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान रखेंगे 4/3, पाई का मान 22/7, आर की पावर 3 है, तो 10.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10.5 10.5 10.5, 7 से इसे काटेंगे, 7 एकम 7 और यहाँ बच गए 3, 3 और 5 35, 7 5 35, 15 आ रहा है उत्तर, लेकिन पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 1.5। 1.5 से इस 3 को काटेंगे तो ये 0.5 पे कटेगा, तो क्या बच गया 4 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, सबका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4851 घन सेमी। ये गुब्बारे में भरी हुई हवा का आयतन आ जाएगा 4851 घन सेमी। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन निम्नानुसार है। यहाँ पर कुछ हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं रन बनाने वाले, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा, इन सभी आंकड़ों को पहले हमें आरोही या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में लिखना है। हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में ही लिखते होते हैं ज्यादातर, तो जरूरी नहीं है आरोही में ही लिखना, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आरोही या अवरोही मतलब घटता या बढ़ता क्रम जो भी होता है। तो पहले हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही शब्द अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये लिख दीजिए बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं या लिखने पर, तो ये आंकड़े आ जाएंगे। सबसे छोटा मान, सबसे छोटा 0 सबसे आगे आएगा, 0 से बड़ा फिर कौन है, 7 है, 2 बार आया हुआ है, 7 को 2 बार नोट कर लो। 7 से बड़ा फिर कौन है, 11, 11 को नोट कर लो। 7 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 23, एक बार 2 बार 3 बार, 23 को 3 बार नोट करो, 23 एक बार, 23 2 बार, 23 3 बार। 23 के बाद 23 से बड़ी संख्या कौन सी है, 56, 56 को नोट कर लो। 56 से बड़ा 67, 67, उससे बड़ा फिर है 78, 28 रह गया एक अपना, 28 अपने भूल गए। 23 के बाद 23 से बड़ा कौन है, 28 है, तो पहले 28 लिखो, फिर उसके बाद 56 लिखो, 56 के बाद 67 लिखो, फिर आखिर में सबसे बड़ा मान 78 78 आ गया। गिन लीजिए ये 11 आंकड़े थे, ये भी 11 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हैं 11। यहाँ लिखो कुल
आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या यानी n का जो मान है वो कितना है 11। अब आप याद रखना फॉर्मूला होता है यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो एक अलग फार्मूला लगता है माध्यक का, अगर विषम है तो अलग लगता है। ये 11 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए माध्यक का सूत्र लगेगा, अतः माध्यक माध्यक बराबर आएगा n+1/2 पद, यानी n+1 यानी 11+1/2 पद, 11 और 1 12, 12/2 यानी 6वां पद, छठा पद आ जाएगा। छठा पद काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे नंबर पे क्या आया हुआ है, 23 आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 23, माध्यक बराबर 23। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहां पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। एक साथ इनको सोल्व करना है सभी को। तीसरे क्वेश्चन को करते समय भी आपने अपनी नोटबुक में एक साथ किस तरह से हल करना है, पहले आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक लिखोगे, प्रश्न क्रमांक तीसरा, इस लाइन में आप आगे कुछ नहीं लिखोगे, और इसका जो फर्स्ट है आप फिर केवल नंबर लगाओगे। तीसरे का जो पहला है, जो भी इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें आपको 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, जितने में वो सरल हो सकता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप लाइनें कंप्लीट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, इसका दूसरा, फिर उसके बाद 3 4 5 लाइनें, जितने लाइनों में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है उतनी लाइनें छोड़ने के बाद या वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। बाय द वे, अगर आपको नहीं आता है ना तो जरूरी नहीं है कि आपने पहले के बाद दूसरा ही करना है। आपने प्रश्न नंबर 3 के सभी 12 प्रश्नों को एक साथ तो करना है, लेकिन आगे पीछे आप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले का उत्तर लिख दिया, फिर दूसरे का उत्तर लिख दिया, अब मुझे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 क्वेश्चन में अभी अगर डाउट है तो मैं 7वां डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो दूसरे के जस्ट बाद, दूसरा क्वेश्चन खत्म होने के जस्ट बाद फिर मैं 7वां क्वेश्चन एक साथ यहां पर कर सकता हूं। 7वें के बाद मैं अंतिम 12वां क्वेश्चन भी कर सकता हूं एक इसके बाद जस्ट बाद। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सभी 12 प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इसके सभी 12 क्वेश्चन कर ना ले। अगर बाय द वे आपको लगता है कि 3 क्वेश्चनों में डाउट है, अगर मान लो इसका आपको 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आते, तो आप उनके लिए जगह छोड़ सकते हो, जो कि आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं किस तरह से जगह छोड़नी है। जैसे अब यहाँ पर आप इसका 8वां, 9वां, 10वां आपको नहीं आता तीसरे का, तो जैसे 8वां नंबर लगा दिया, और इस क्वेश्चन को आपको आइडिया होगा कि 4 या 5 लाइनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ से आप 9वां नंबर लगा के, इस 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद में फिर इसके बाद 4-5 लाइनों में जितने में आंसर आ सकता है, फिर 10वां नंबर लगा के एक बार के लिए ये जगह छोड़ दीजिए, और इसके बाद आगे उत्तर नंबर चौथा करना है अगर आपने, तो उत्तर नंबर जो प्रश्न नंबर जो आपका 4 होगा वो अब स्टार्ट हो जाएगा। 4 5 6 7 जो भी नंबर आप लगाना चाहते हो, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा इन 3 ही प्रश्नों में खंड वाले प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न पूरे होने के बाद में फिर तो आपकी मर्जी है, चौथा पहले करो, 7वां पहले करो, 8वां पहले करो, 9वां पहले करो, 12वां पहले करो, 20वां पहले करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 प्रश्न करते समय आपको बाउंडेशन थी, तीनों प्रश्नों के जो जो भी आंतरिक खंड वाले आंसर हैं वो एक साथ करने होते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए। देखो इसका रीज़न ये होता है कि सपोज करो कि आपने इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो ये आपने यहाँ पर एक साथ ना करके अलग अलग कर दिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन की ही बात करें, तीसरे क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया, तीसरे क्वेश्चन का पहला कर दिया, दूसरा कर दिया और चौथा कर दिया। मान लो 3 ही आते थे आपको, 3 आपने कर दिए, उसके बाद में आपको लगा कि मैं बाकी बाद में करूंगा, और कुछ अलग अलग क्वेश्चन करने के बाद में बीच में 7वां, 8वां, 10वां, 12वां जो भी प्रश्न आए, बाद में आपको याद आया कि मैं तीसरा क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करूं। तो तीसरा क्वेश्चन जब आप दोबारा करोगे ना, तो उसमें जैसे तीसरे का 5वां कर दिया, तीसरे का आपने तीसरा कर दिया, या तीसरे का 9वां कर दिया। अब तीसरा प्रश्न स्टार्ट 2 बार हो गया, लेकिन जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है ना, उसके फ्रंट पेज पे आपने देखना देखना आप, आपके जो नंबर डालने वाली जगह होती है ना, जहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, वहाँ केवल एक ही बार लिखा होता है। इधर तो लिखा होता है प्रश्न क्रमांक, प्रश्न संख्या, और इधर लिखा होता है अंक। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 में 18 है, 18 में से आपको कितने मिले, जैसे 12 मिल गए। दूसरे प्रश्न में 6 भाग हैं, 6 में से आपके 5 सही है। तीसरे में अब आपको 2 बार नहीं देगा एग्जामिनर, चेक करने वाला 3 पे ही चेक करेगा, बस 3 पे चेक करने के बाद तीनों सही हैं तो 3 दे दिए। बाद वाले आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो दोबारा कटिंग थोड़ी करेगा, इसमें फ्रंट पे कभी कटिंग नहीं करेगा। इसलिए अगर आप इसको 2 बार में कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना इस बात का, आपको एक बार में ही सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो जगह छोड़ दो एक बार के लिए, बाद में जैसे ही आपको याद आ जाए उसका आंसर, तो उस टाइम आप उस खाली जगह पे कर सकते हो उसका आंसर, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी जगह छोड़ने पे आगे मेरी कॉपी चेक नहीं होगी, तो आप लास्ट में पीटीओ वर्ड लिखो, जिससे कि क्या पता लगता है कि आगे आपकी कॉपी के ऊपर क्वेश्चन लिखे हो। और वैसे भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है कि जहाँ समाप्त हो जाता है ना पेपर, वहाँ पर आखिर में आपको समाप्त वर्ड लिख के टेढ़ी लाइनें खींचनी होती है। तो जब तक वो टेढ़ी लाइनें खींची हुई नहीं आएगी ना, एग्जामिनर आपकी कॉपी आगे चेक करेगा। आगे अगर आपने खाली स्पेस भी आया हुआ है ना, तो भी वो कॉपी पूरी चेक करेगा कि कहीं ऐसी ना हो कि आपने आंसर लिखे और वो चेक करने से रह जाए।
तो इस बात पे आप निश्चिंत रहना। बाकी प्रश्नों को एक साथ करना है, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है उनको एक साथ करना है। आगे तो चौथा पांचवा आठवां जो भी आप अलग से करना चाहो कहीं पर भी कर लेना, लेकिन एक दो तीन इन तीनों प्रश्नों के आंसर ध्यानपूर्वक आपने एक साथ ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद